हमें पढ़ाई कितने घंटे करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि 16 घंटे 18 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है आईएएस के लिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है। क्या कोचिंग सेंटर का रेलेवेंस है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज किया जाए? ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने के पीछे बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं कि ये जो मिथ्स हैं, तमाम तरह के मिथ्स आपके दिमाग में आते हैं और तैयारी करने वक्त आपको देखना होता है कि इन मिथ्स के आंसर्स क्या हैं। आज मैं जब बैठ के सोचता हूँ कि यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट क्यों है, इतना बड़ा क्यों है, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है, इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है, उसका आंसर नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह तंवर 2015 बैच से आईएएस हूँ और अभी वर्तमान में म्युनिसिपल कमिश्नर गाजियाबाद के रूप में काम कर रहा हूँ। आज हम लोग जोश टॉक के मंच से आपके बीच में उपस्थित हुए हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत सारे जो पहलू हैं आईएएस तैयारी के टाइम हम लोग कैसे रहते हैं, तैयारी कैसे करते हैं, तैयारी के बाद की जो लाइफ होती है और इससे जुड़े हुए कितने मिथ्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ अपनी जो प्रारंभिक जो मेरी यात्रा है। रोहतक के पास एक गाँव है काहनौर, मैं काहनौर का रहने वाला हूँ। मेरे फादर जो हैं वो आर्मी से रिटायर्ड हैं, वो सिपाही से भर्ती हुए थे और नायक के रूप में रिटायर हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने जितना टाइम फौज में गुजारा तो ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो मेरी माताजी पे आई और उन्होंने गांव में रह के हम लोगों को गांव में ही पढ़ाया। 12th क्लास तक की जो पढ़ाई है वो पाल भवन स्कूल से की और नॉन मेडिकल से मैंने किया। वैसे 12th क्लास के बाद मैंने एनडीए भी क्लियर किया था, लेकिन एनडीए में मैं कॉन्फ्रेंस आउट होने के बाद में मेरा कोई झुकाव उस तरफ नहीं था। लेकिन चूंकि फादर आर्मी से रिटायर्ड हुए थे तो हमेशा एक दिमाग में रहता था कि कभी अगर किसी मौके पे मुझे काम करने का मौका मिलेगा डिफेंस फोर्सेज के हाथ में तो मैं ज़रूर करूँगा। जो मुझे आगे मौका मिला भी मैं आपको शेयर करूँगा धीरे धीरे। जब मैं 12th करने के बाद में जब इंजीनियरिंग करने की बात आई तो मैंने फैशन एंड अपैरल इंजीनियरिंग ब्रांच को चूज़ किया। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की जो गारमेंट स्पेशलाइजेशन मैंने किया और टीआईटी एक कॉलेज है भिवानी में ही है। काफ़ी पुराना कॉलेज है, 1943 का कॉलेज है और काफ़ी कुछ उसकी जो इमेज है वो जुड़ी हुई थी। तो मैंने इसमें एडमिशन लिया अपना और कोशिश की कि शायद मैं यहाँ से पढ़ाई करूँगा तो एक अच्छी जॉब मुझे मिल जाएगी। मैंने अपनी पढ़ाई वहाँ से करी। जब मैं फाइनल ईयर में था तो मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ। एक कंपनी है यहाँ पे नोएडा में ही, उसमें मैंने अपनी पहली जॉब जो है वो शुरू की। मर्चेंडाइजर के रूप में मैंने काम किया। काम करते करते बहुत सारी चीज़ें दिमाग में ख्यालात आते थे कि क्या मैं यहीं कंटिन्यू करूँगा या मैं कुछ और करना चाहता हूँ। बट मुझे कोई एक इग्नाइट नहीं कर पा रहा था मैं अपने आप को अंदर से, कि ऐसा कोई मौका नहीं मिल पा रहा था कि मैं डिसीजन ले पाऊँ। तो कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आप डिसाइड कर पाते हैं कि अल्टीमेटली आपको करना क्या है। तो एक ऐसा ही मौका आया, मुझे एक ऑफ़र मिला, मुझे फ्रैंकफर्ट जाने का मौका मिला और कहा गया कि आप 10 दिन में जो है अपना पासपोर्ट अगर अरेंज कर लेते हैं तो आप एक फ़ॉरेन ट्रिप पे जा सकते हैं जहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने कोशिश की, मैं जाना भी चाहता था, मैंने कोशिश की तो मैं अपना पासपोर्ट उन 7-8-10 दिनों में नहीं बनवा पाया और शायद तब मेरे भाई साहब ने मुझे कहा कि शायद ये एक सिग्नल है, आप इस सिग्नल को समझिए और जो आपका पैशन है, जो आप अंदर से करना चाहते हैं, पब्लिक सर्विस में जाना चाहते हैं, उस पब्लिक सर्विस की तरफ जाइए। तो मैंने वापसी आया, मैंने अपनी जॉब को रिज़ाइन किया। जॉब रिज़ाइन करने के बाद में मैं दिल्ली में शिफ्ट हो गया नोएडा से और मैंने अपनी जो प्रिपरेशन है वो मैंने स्टार्ट कर दी। प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद कुछ टाइम के बाद मुझे लगा कि शायद फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एग्ज़ाम भी जारी रखा देना और साथ साथ में मैंने अपनी यूपीएससी की पढ़ाई भी जारी रखी। एसएससी का एक एग्ज़ाम होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसमें ग्रुप बी में भर्तियाँ होती हैं, इंस्पेक्टर रैंक और असिस्टेंट के जो पद होते हैं उनमें आपकी भर्ती होती है। तो मैंने वो भी एग्ज़ाम दिया और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कुछ भी आप कहिए, मुझे लगता है कि वो भी एक सिग्नल था। मुझे मौका मिला काम करने का और मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मैंने जानबूझ के भरा ताकि मुझे कहीं दिल्ली से बाहर ना जाना पड़े। तो मैंने अपनी जो जॉब है उसको ज्वाइन किया अक्टूबर 2012 में और अपनी जॉब के साथ ही मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। और अक्टूबर 2012 से लेके मुझे याद है कि मेरा एक शेड्यूल क्या होता था। मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी आपको देना चाहूँगा कि जब आप मंडे टू फ्राइडे जॉब करते हैं तो आपका शेड्यूल होता है कि आप मॉर्निंग में 9 बजे आपको ऑफिस पहुँचना होता है और खासकर जब आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम कर रहे होते हैं तो 9 मीन्स 9 बजे आपको पहुँचना ही होता है। तो आप मेट्रो पकड़ के साउथ ब्लॉक में मेरी पोस्टिंग होती थी, साउथ ब्लॉक में मैं पहुँचता था और 9 बजे से लेके जब मैं लंच टाइम तक का वेट करता था और अपने सारे काम जो है लंच तक कोशिश करता था निपटा सकूं। क्योंकि आप कभी भी जीवन में है ना किसी को डिमांड मत करिए कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं तो मुझे टाइम दीजिए या इस तरह की छुट्टियां दीजिए। जब आप काम करते हैं तो सब लोग आपके आसपास भी समझ जाते हैं कि आपको कितना पुश करना है। तो मैंने भी अपनी जॉब में कभी डिमांड नहीं किया कि मुझे आप छुट्टी दीजिए या लंबा ब्रेक दीजिए। मुझे लगता है कि काम करने के लिए आप पहुँचे, काम पहले करिए। तो 9 से 12 1 बजे तक कोशिश रहती थी कि जो फर्स्ट हाफ का जो प्रेशर होता है काम का वो निपट जाए
उसके बाद में जल्दी से 15 मिनट में लंच करके और 1 घंटा हम निकालते थे न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। फर्स्ट फ्लोर पे लाइब्रेरी है साउथ ब्लॉक में, मैं अक्सर वहाँ पे लंच टाइम में मेरे को देखा जाता था, तो अपनी पढ़ाई में पूरी कर लेता था। और फिर सेकंड हाफ में जो बाकी बचा हुआ काम है आप उसको भी पूरा करते थे, और 5 बजे के आसपास आपकी कोशिश होती थी कि आप वहाँ से निकलें, ताकि आप 6 साढ़े 6 बजे की कोचिंग होती थी मेरी। मैं हिस्ट्री ऑप्शनल था मेरा, तो मैं हिस्ट्री ऑप्शनल को प्रिपेयर करने के लिए मैंने केवल कोचिंग ज्वाइन की थी, बाकी सारे सब्जेक्ट्स मैंने खुद ही अपने लेवल पे तैयार किए थे। तो उस वक्त हमारी कोशिश होती थी कि तुरंत जो है साउथ ब्लॉक से मेट्रो पकड़ के आप जो राजेंद्र नगर है वहाँ पहुँचते थे करोल बाग के पास, और वहाँ पहुँच के अपनी क्लास करके और आप वापसी जो है 8:30-9 बजे के आसपास निकलते थे। और 9:30 बजे फिर मैं उस टाइम पे IIT के पास में जियासराय एक जगह है जहाँ पे रहता था, वहाँ पहुँच के आप जो है अपनी प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू करते थे। खाना खाने के बाद में आप 2 या 3 घंटे फिर निकालते थे, और उसके बाद आप 1 बजे के आसपास सोने जाते थे, और मॉर्निंग में फिर वही 7 साढ़े 7 बजे उठ के सेम शेड्यूल आप लगातार जब 2 साल फॉलो करते हैं, तो एक जो कंसिस्टेंसी है, जो पैशन है, वो निकल के आपका आता है कि आपको हार नहीं माननी है, आपको करना ही है इसको। और इस बीच अगर कोई छुट्टी मिल जाए तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती थी। शनिवार इतवार छुट्टी मिलता था, अगर कभी थर्सडे या फ्राइडे छुट्टी मिल गया तो 2 या 3 दिन आपको लगातार मिलते थे। तो लेकिन शेड्यूल उससे हम चेंज नहीं करते थे। मॉर्निंग में अगर आपको 8 बजे निकलना है, 8:30 बजे निकलना है, तो तब भी हम लोग निकलते थे, चाहे संडे हो चाहे सैटरडे हो। बट फ़र्क इतना था कि आज आपको दफ्तर नहीं जाना, आपको लाइब्रेरी जाना है। तो लाइब्रेरी में पहुंच के आप सेम शेड्यूल मॉर्निंग टू इवनिंग जो है मेंटेन करते थे, पूरा पढ़ाई करते थे, और उसके बाद में ये इंश्योर करते थे कि जो आपका सिलेबस है वो टाइम पे पूरा हो जाए। तो इस प्रकार की एक जो आप जर्नी 2 साल लगातार करते हो, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो इसी प्रकार का कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भी डेवलप हुआ, और मैंने 2013 में एग्ज़ाम में मैं अपीयर हुआ। किन्हीं कारणों से मेरे कुछ इंटरव्यू के मार्क्स या कुछ अन्य कारणों से रैंक जो है वो बहुत अच्छा नहीं आ पाया था, तो मुझे इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में मुझे पहला अटेम्प्ट में मुझे अलाइड सर्विसेज मिली। मैंने फरवरी 2015 तक मैं अगले साल का मेंस भी दोबारा लिख चुका था, 14 का एग्ज़ाम का मेंस भी दोबारा लिख चुका था। लेकिन मेंस लिखने के बाद में मैंने MOD से टेक्निकली रिज़ाइन किया, और इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में इरिटिम लखनऊ में मेरी ट्रेनिंग होती थी, वहाँ जाके मैंने उसको ज्वाइन किया, और ज्वाइन करके वहाँ से मैंने इंटरव्यू दिया। फॉर्चुनेटली जो है दोबारा से मुझे मौका मिला इंटरव्यू देने का, और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। और इस बार जो गलतियां मैंने पिछले अटेम्प्ट में की थी उनसे मैंने सीखा, और उसको आगे मैंने इंश्योर किया कि दोबारा गलतियां ना हो। इस बार जो है वो रैंक बेहतर हुआ, इंटरव्यू के स्कोर भी अच्छे रहे, और मुझे फॉर्चुनेटली 14 एग्जाम से 15 बैच अलॉट हुआ IAS में, और यूपी काडर मुझे बाद में अलॉट किया गया। चूँकि यूपी काडर अलॉट हो चुका था, तो जून महीने के आसपास मैंने IRTS से भी टेक्निकली रिज़ाइन किया, और उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री, एंड एक सर्विस में आने का मौका मिला, और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला यहाँ पे। तो इसके बाद की जो स्टोरी है, हम लोग बात करेंगे जो मिथ्स हैं, उन मिथ्स को हमें दूर कैसे करना है। ये जो मिथ्स हैं, तमाम तरह के मिथ्स आपके दिमाग में आते हैं, और तैयारी करने वक्त आपको देखना होता है कि इन मिथ्स के आंसर्स क्या हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगले कुछ वक्त में उन सारे मिथ्स को एक एक करके बात करूं, और उनके जवाब भी मैं आपके सामने देने की कोशिश करूं। पहला सबसे बड़ा मिथ आता है कि क्या हमें पढ़ाई कितने घंटे करनी पड़ती है। UPSC को अगर क्लियर करना है तो कितने घंटे की पढ़ाई हमको करनी पड़ती है। मुझे लगता है ये सारा सवाल जो है आपके दिमाग में कई बार आ चुका होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इतने घंटे पढ़ाई करनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि 16 घंटे 18 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है IAS के लिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है। होता क्या है कि पूरे साल भर में कुछ दिन होते हैं, एग्जाम से कुछ दिन पहले या कोई स्पेशल दिन आ गया जिस दिन हम 15-16 घंटे पढ़ लेते हैं, और उसी को एक रेफरेंस के रूप में हम लोग उसको यूज़ करते हैं, और कई बार कहते हैं कि इसको एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए 16-16 घंटे 18-18 घंटे की पढ़ाई हमको करनी पड़ती है। बट मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट है वो है सिलेबस कवर करना। आप जितना जल्दी अपने सिलेबस को समझते हैं, जितना जल्दी अपने सिलेबस को पूरा करते हैं, चाहे वो आप 6 महीने में करें, 8 महीने में करें, 1 साल में करें, 2 साल में करें, 6 घंटे पढ़ के करें, 8 घंटे पढ़ के करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना स्ट्रक्चर्ड रूप में आप अपने सिलेबस को पूरा करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, और उतने ही घंटे और उतने ही दिन, उतने ही महीने आपको तय करने हैं कि आपकी प्रिपरेशन में कितना टाइम लगने वाला है। तो ये मिथ बिल्कुल अब दिमाग से निकाल दीजिए कि 18-18 घंटे 20-20 घंटे पढ़ना, मुझे लगता है प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। आप कब सोएंगे, कब खाएंगे, कब अपनी एक पर्सनल लाइफ को जिएंगे। तो इसलिए इस चीज़ को, इस मिथ को आप दूर कर दीजिए। दूसरा मिथ अगर मैं करूं तो लोग कहते हैं कि क्या जॉब के साथ में तैयारी कर सकते हैं। मुझे लगता है बिल्कुल कर सकते हैं, और आपके सामने मैं खुद एग्जाम्पल हूँ। मैंने कभी भी जॉब से रिज़ाइन नहीं किया, कभी मैंने जॉब से ब्रेक नहीं लिया, और आज आप देखिएगा बहुत सारे IAS ऑफिसर जो हमारे बैचमेट्स भी हैं वो कहीं ना कहीं जॉब करके आते हैं, और मुझे लगता है कि इसका एक एडिशनल एडवांटेज भी होता है।
जो एक्सपीरियंस हम लोग अपनी पुरानी जॉब्स में लेते हैं वो हम कहीं ना कहीं बाद में उस जॉब के एक्सपीरियंस को इस्तेमाल भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये केवल टाइम मैनेजमेंट है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी जॉब के साथ में कितने घंटे आप निकाल सकते हैं। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, पूरे दिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो इससे जॉब का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप जॉब भी कर रहे हैं, बीच में 6 घंटे 8 घंटे रेगुलरली निकाल रहे हैं, वीकेंड्स का टाइम निकाल रहे हैं बाकी प्रिपरेशन करने के लिए, तो मुझे लगता है कि आप जॉब के साथ भी अपनी पढ़ाई जो अपनी तैयारी है वो कर सकते हैं। एक तीसरा मिथ निकल के आता है कि क्या कोचिंग सेंटर का रेलेवेंस है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, कोचिंग सेंटर में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, मैंने खुद भी कोचिंग सेंटर से काफ़ी कुछ चीज़ें की हैं, लेकिन ये भी आप देखिएगा कि उस कोचिंग सेंटर से क्या सारे बच्चे एग्जाम क्लियर करते हैं? आंसर इज नो। क्योंकि वही सिलेबस, वही क्लासरूम, वही टीचर, लेकिन स्टूडेंट अलग होते हैं। तो हर स्टूडेंट का अपना एक कैलिबर है, अपनी एक उसके एफर्ट्स हैं, वो कितना एफर्ट लगाता है, तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। कोचिंग का जो रोल है, मुझे लगता है बेसिक्स आप अगर खुद पूरे कर लेते हैं, एनसीईआरटीज हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, इनको अगर आप खुद पूरा कर लेते हैं, तो कहीं पे अगर गैप आपको लगता है और कम टाइम में आपको ऑप्शनल है, जैसे ऑप्शनल सिलेबस जितना स्ट्रक्चर्ड तरीके से कोचिंग सेंटर में हो जाता है, आप शायद घर पे नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको एक तय करना है, सारे के सारा सिलेबस, सारे के सारे टॉपिक आपको कोचिंग सेंटर में जरूरी नहीं है कि करने पड़े। कोचिंग आप ज्वाइन करिए, कुछ अच्छे टीचर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, कोचिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टीचर होता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप ब्रांड के ऊपर ना जाके आप टीचर की जो क्वालिफिकेशन है, उसका जो स्टाइल है पढ़ाने का, उसके ऊपर भी जरूर विचार करें, तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। एक और मिथ हमारे सामने आता है कि करंट अफेयर्स को हम लोग कैसे तैयारी करें, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, एनसीईआरटी कैसे पढ़ें। तो इसके लिए भी बहुत सिंपल सा तरीका है। मैं किसी कोचिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन कोचिंग के नोट्स 1 महीने के कंपाइल्ड बिल्कुल मत पढ़िए, क्योंकि उन्होंने जो कंपाइल किया है वो अपने पर्सपेक्टिव से कंपाइल किया है। आपका पर्सपेक्टिव जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो अलग हो सकता है। सबसे पहले सिलेबस को अपने दिमाग में रखिए, सिलेबस को याद कर लीजिए, एक एक लाइन उसकी आपके दिमाग में होनी चाहिए। जब भी आप अखबार पढ़ रहे हो तो अखबार के एक एक सब्जेक्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि ये अगर मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ तो ये मेरे सिलेबस के किस पार्ट को कवर करता है। रैंडमली कुछ भी मत पढ़िए। तो और डेली का अखबार डेली पढ़ने की आदत डालिए। मैं इसका एक एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप खाना आज 1 दिन नहीं खाते हैं, 2 दिन नहीं खाते हैं, 3 दिन नहीं खाते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 30 दिन के बाद आप 30 दिन का खाना नहीं खा सकते। तो अगर आप 30 दिन में 30 दिन का खाना नहीं खा सकते, क्योंकि आपकी हेल्दी बॉडी तभी रहेगी जब डेली का खाना डेली खाएंगे। आप 8 दिन 9 दिन फास्ट करके देखिएगा, 10वें दिन आप खाना 10 दिन का नहीं खा सकते। तो ये एग्जैक्टली यही चीज़ लागू होती है करंट अफेयर्स के ऊपर। आप डेली का डेली अखबार अगर नहीं पढ़ेंगे तो बाद में कंपाइल्ड वर्जन्स जो आते हैं, मैगजीन्स में आते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कोई पर्पज पूरा कर पाते हैं। और भी कुछ मिथ्स जो हैं वो आते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज किया जाए। ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने के पीछे बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं कि जीएस का सिलेबस कवर होता है, क्या इससे कितने सिलेक्शन लास्ट ईयर हुए हैं, ये तो मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट रहा है कि नहीं रहा है। तमाम तरह के रीज़न हो सकते हैं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने के, बट सबसे मेन जो बैकग्राउंड होना चाहिए आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने का वो है कि आपका उस सब्जेक्ट को आप कितना समय दे सकते हैं पढ़ने के लिए, आप कितना इंटरेस्ट डेवलप करते हैं उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। मुझे लगता है ये पैरामीटर अगर आप फॉलो करेंगे तो एक अच्छा सब्जेक्ट जो है वो आप चूज कर पाएंगे। और यकीन मानिए सारे सब्जेक्ट्स में सिलेक्शन होते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं या पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कम सिलेक्शन होते हैं। मैंने बीटेक किया टेक्सटाइल्स में, मेरा सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री रहा है और हिस्ट्री से मैंने दोनों बार क्वालिफाई किया है, और ऐसा नहीं है कि मेरा कोई बैकग्राउंड रहा है। तो ये सारे मिथ्स जो आप आसपास समझते हैं, मैंने कोशिश की है कि कुछ 5-6 मिथ्स जो हैं उनको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि उनके बारे में मेरा क्या मानना है और आप कैसे एक पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकते हैं। आज मैं जब बैठ के सोचता हूँ कि यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट क्यों है, इतना बड़ा क्यों है, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है, इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है, उसका आंसर शायद हम जब जॉब में आते हैं तब उसका असली मायने समझ में आते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत हमसे इसलिए कराई जाती है ताकि हम सेकंड इनिंग में भी इतनी मेहनत कर सकें। इतना इतना काम हमारे पास होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है जो हम लोग तैयारी करते हैं। तो इसको इस तरह से आप सोचिए कि जो आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो एक तरह से आप इसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो इसको मानते हुए आप आगे बढ़िए। इसके अलावा अगर जो लोग आईएएस में नहीं आ पाते हैं, आईपीएस है, आईआरएस है, आईआरटीएस है, सब लोगों के पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज होती हैं अपने अपने फील्ड में काम करने के लिए। कोई सर्विस ऊपर या कोई सर्विस नीचे नहीं होती है। मुझे लगता है कि जो भी सर्विस आपको एग्जाम क्वालिफाई करके मिलती है, आप उसमें रेलेवेंसी मेंटेन करिए, अपने आप को जस्टिफाई करिए कि आप वहाँ पे काम कर रहे हैं और किसी न किसी रूप में आप जो है लोगों को सर्व कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और अपनी तैयारी करेंगे एक बहुत बैलेंस
तरीके से तैयारी करिए, समय दीजिए और सिलेबस को हमेशा दिमाग में रखिए। न्यूज़पेपर को डेली पढ़िए और अपने सामने कुछ टारगेट सेट करिए, वीकली, मंथली और 6 महीने के। इस प्रकार अपनी स्ट्रैटेजी से अगर आप चलेंगे तो ये एग्ज़ाम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप भी कर सकते हैं, मैंने भी किया है और हमारे जैसे बहुत सारे और लोगों ने भी किया है। जब भी आप अच्छा करेंगे आपको खुद में एक अच्छी फीलिंग आएगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से बहुत सारे जो मेरी बात सुन रहे होंगे अपनी लाइफ में अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। लगता था शायद मैं आईएएस बन भी जाऊं तो मुझे इंग्लिश शायद नहीं बोल पाऊंगा। मेरा नाम तबरेज़ आलम है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूं। मैंने जो भी मेरा एजुकेशन मैंने बिहार से हिंदी मीडियम में मैंने प्राप्त की और लास्ट ईयर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। प्रेजेंटली मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि जैसे आप हिंदी मीडियम स्कूल जब प्राप्त करते हैं तो क्या होता है कि जब कोई अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है इंग्लिश में तो आप तो उसके बारे में जानकारी आपको होता है, बट क्या होता है कि लैंग्वेज का आप उस इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इंग्लिश से तो बहुत डर लगता है क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट ही नहीं है तो इंग्लिश से डर लगेगा, ये नेचुरल है। मैंने जोश स्किल एप्लीकेशन के बारे में मैंने सुना, तो मैंने जिस स्किल के बारे में सुना और जाकर उसे इंस्टॉल भी किया था और मैंने उसकी जो भी प्रोसेस है मैंने उसे जाना और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया। पहले तो थोड़ा बेसिक पोर्शन ग्रामर का बताया जाता है, उसके बाद वोकैब्स का जो प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद रीडिंग प्रैक्टिस होता है और अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है आपके प्रैक्टिस पार्टनर से। 10 मिनट आपको मिनिमम बात करना पड़ता है, उसके बाद आपका एक जो कोर्स होता है वो कंप्लीट हो पाता है। मैं बोल सकता हूँ श्योरली कि मैं किसी से भी कोई भी पर्सन मैं उसे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। सो जोश स्किल ने काफ़ी हेल्प किया मेरी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में। सो डेट वाई टुडे आई एम हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक जोश स्किल फॉर रियली हेल्प मी अलॉट टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल। थैंक यू जोश। एंड फाइनली आई वुड लाइक टू से एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। थैंक यू। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ स्पॉटिफाई पर।